तो श्रोताओं को बता दें, हम बात कर रहे हैं 12वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। जी। और इस डीप डाइव का मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें उस चमकदार परत को हटाना है जो सदियों की कविताओं, लोक कथाओं और आधुनिक टीवी सीरियल्स ने इस कहानी पर चढ़ा दी है। सही बात है। हमें जानना है कि उन किंवदंतियों के पीछे का असली इंसान आखिर कौन था और उसने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसने इतिहास ही पलट दिया। लेकिन चर्चा की शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। क्या? हमारे इन स्रोतों में कई तरह के राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण शामिल हैं, खासकर क्योंकि यहाँ दो बिल्कुल अलग सभ्यताओं का टकराव हुआ था। हाँ, वो तो है। तो इस चर्चा का उद्देश्य किसी विचारधारा, धर्म या पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम केवल उन ऐतिहासिक तथ्यों और विचारों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं जो इन मूल स्रोतों में दर्ज हैं। बिल्कुल। तो चलिए मिथकों को किनारे रखते हैं। कहानी की शुरुआत एक अजेय योद्धा से नहीं, बल्कि एक 11 साल के बच्चे से होती है। हाँ, एक बच्चा। साल 1166 ईस्वी गुजरात में पृथ्वीराज का जन्म होता है और 1177 में पिता सोमेश्वर की अचानक मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में इस बच्चे के कंधों पर अजमेर के विशाल चौहान साम्राज्य का भार आ जाता है। मुझे हमेशा यह बात बड़ी अजीब लगती है। मतलब 12वीं सदी का राजपूताना कोई शांतिपूर्ण जगह तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। वहां तो तलवार के जोर पर सत्ता चलती थी। तो एक 11 साल का बच्चा इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभाल सकता है? कल्पना कीजिए, एक 11 साल का बच्चा एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट स्टार्टअप का सीईओ बन जाता है। अरे, ये बहुत ही सटीक तुलना है। जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं। मतलब क्या इतने कम उम्र के शासक को उन अनुभवी और घमंडी राजपूत सामंतों से सम्मान मिल पाया होगा? देखिए, ये करतब पृथ्वीराज अकेले नहीं कर रहे थे। पृथ्वीराज विजय, जो उनके ही काल का एक प्रमाणिक ग्रंथ है। अच्छा, हाँ। वो स्पष्ट रूप से बताता है कि शुरुआत में उनकी माता कर्पूरी देवी, जो खुद एक कलचुरी राजकुमारी थीं, और उनके योग्य मंत्री कदम्बवास, जिन्हें कैमास भी कहा जाता है, उन्होंने असली कमान संभाल रखी थी। तो पीछे कोई और था? बिल्कुल। और चौहान साम्राज्य का प्रशासन बहुत केंद्रीकृत नहीं था। ये पूरी तरह से सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम पर चलता था। फ्यूडल सिस्टम मतलब राजा के पास अपनी खुद की कोई बहुत बड़ी सेना नहीं होती थी? राजा की अपनी एक स्थायी सेना होती थी, लेकिन युद्ध के समय वो पूरी तरह अपने सामंतों पर निर्भर होता था। अच्छा। सामंत अपने अपने सैनिकों, घोड़ों और हाथियों के साथ आते थे। न्याय व्यवस्था में राजा सुप्रीम कोर्ट जरूर था, लेकिन राजस्व और सेना का बड़ा हिस्सा इन्हीं सामंतों के जरिए आता था। तो ऐसे में एक 11 साल के राजा को कमजोर मानकर विद्रोह होना तो तय था। और स्रोतों के अनुसार विद्रोह हुआ भी। उनके चचेरे भाई नागार्जुन ने सत्ता पर दावा ठोक दिया और गुडापुरा के किले पर कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ? यही मंत्री कैमास की समझ काम आई। उन्होंने इस विद्रोह को सिर्फ दबाया नहीं, बल्कि एक खौफनाक उदाहरण पेश किया। विद्रोहियों के सिर तारागढ़ के किले की दीवारों पर लटका दिए गए। अरे बाप रे! हाँ, इसे क्रूर कदम ने पूरे राजपूताना में ये संदेश दे दिया कि भले ही सिंहासन पर एक बच्चा है, लेकिन सत्ता बहुत मजबूत है। और जब युवा सीईओ अपनी ताकत साबित कर देता है, तो वो कंपनी का आक्रामक तरीके से विस्तार करना चाहता है। सही कहा। पृथ्वीराज ने भी यही किया। उन्होंने सबसे पहले भदानकों को हराया, फिर 1182 में बुंदेलखंड, जिसे तब जेजाक भुक्ति कहा जाता था, वहां के चंदेल राजा परमार्दी देव पर भयानक हमला किया। जी, और महोबा के इस युद्ध में आल्हा और उदल जैसे महान सेनापतियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और दुश्मनी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही ना? नहीं, गुजरात के चालुक्य राजा भीम द्वितीय और कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के साथ भी उनकी बहुत गहरी दुश्मनी हो गई। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इन लड़ाइयों ने यकीनन चौहान साम्राज्य की सीमाएं तो बढ़ा दी, लेकिन क्या ये पृथ्वीराज की रणनीतिक भूल थी, या फिर उस दौर के हर राजा का यही डिफॉल्ट मोड था कि जो ताकतवर है वो अपने पड़ोसियों पर हमला करेगा ही? देखिए, यही बात समझना सबसे जरूरी है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि राज्य केवल शक्ति प्रदर्शन से नहीं चलता। मतलब? पृथ्वीराज ने अपनी सीमाएं तो बढ़ा ली, लेकिन इसके कारण उनके चारों तरफ दुश्मन खड़े हो गए। जब उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमण का असली खतरा आया, मोहम्मद गोरी का खतरा। हाँ, जब गोरी का हमला हुआ तो पृथ्वीराज के पास उत्तर भारत में कोई भी ऐसा सहयोगी नहीं बचा था जो उनकी मदद के लिए आता। तो ये आक्रामकता उन पर भारी पड़ी। अब जब जयचंद के साथ दुश्मनी की बात आती है, तो इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम कहानी सामने आती है,
संयोगिता का स्वयंवर। जी बिल्कुल। पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद ने एक राजसूय यज्ञ रखा और पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनका पुतला द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। फिर पृथ्वीराज वहां पहुंचते हैं, संयोगिता का अपहरण करते हैं। ये कहानी तो मतलब किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी है, लेकिन क्या ये सच है? आधुनिक इतिहासकार जैसे आरसी मजूमदार इस पूरी कहानी को तथ्यात्मक रूप से गलत मानते हैं। अरे सच में? हाँ, पृथ्वीराज रासो कोई 12वीं सदी का समकालीन ग्रंथ नहीं है। इसे 16वीं शताब्दी और उसके बाद लिखा और बदला गया था। तो इसमें गलतियां क्या हैं? बहुत सी हैं। जैसे रासो दावा करता है कि दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज को दिल्ली की गद्दी सौंपी। अच्छा। जबकि कालक्रम के हिसाब से ये असंभव है। तोमर वंश का शासन बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। असल में आप रासो की तुलना ग्रीक मिथक हेलेन ऑफ ट्रॉय से कर सकते हैं। ये विशुद्ध इतिहास नहीं, बल्कि एक महाकाव्य है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये फिक्शन है, लेकिन क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कहानी इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? क्या ये उस समय के समाज की चाहत नहीं दिखाती कि उनका नायक कैसा होना चाहिए, निडर और रोमांटिक? बिल्कुल। इसे मेवाड़ के राजाओं ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने और समाज को एक आदर्श नायक देने के लिए काफी बदल दिया था। किंवदंतियों में तो सब रोमांटिक था, लेकिन पश्चिमी सीमा पर एक असली तूफान आ चुका था। 1191 में मोहम्मद गोरी ने तबरहिंदा यानी भटिंडा पर कब्जा कर लिया। जी, और यहीं से तराइन के पहले युद्ध की शुरुआत होती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग युद्ध संस्कृतियों का टकराव होता है ना? हाँ, एक तरफ राजपूत युद्ध शैली थी जो पूरी तरह धर्म युद्ध पर आधारित थी। धर्म युद्ध से यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब है युद्ध के नियम और व्यक्तिगत शौर्य, जैसे सीधा हमला करना, हाथियों का प्रयोग करना और निहत्थे या पीठ दिखाकर भागने वाले दुश्मन पर वार न करना। अच्छा, और दूसरी तरफ तुर्क सेना? तुर्क सेना व्यवहारिकता और गतिशीलता पर निर्भर थी। उनके पास ताजिक घुड़सवार, तीरंदाज थे। वे भारी भरकम नहीं, फुर्तीले थे। तो फिर 1191 के पहले युद्ध में तुर्क हार कैसे गए? क्योंकि राजपूतों का सीधा और आक्रामक हमला इतना भयानक था कि तुर्क सेना टिक ही नहीं पाई। मैं इसे ऐसे विजुलाइज कर रहा हूं कि ये वैसा ही है जैसे एक भारी भरकम बॉक्सर ने अपनी पूरी ताकत से एक फुर्तीले प्रतिद्वंदी को रिंग के बाहर फेंक दिया हो। बिल्कुल सही। वो इतने जोरदार तरीके से टकराए कि गोरी खुद बुरी तरह घायल हुआ और उसे मैदान से भागना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात हुई, राजपूतों ने भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस शानदार जीत ने उनके भीतर एक अति आत्मविश्वास पैदा कर दिया। उनका धर्म युद्ध उन्हें भागने वालों पर वार करने की इजाजत नहीं देता था। और एक लड़ाई जीतना पूरा युद्ध जीतना तो होता नहीं। जो गलती पहले युद्ध में छोड़ी गई वो अगले ही साल 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में भारी पड़ी। बहुत भारी पड़ी। गोरी 1,20,000 की विशाल सेना लेकर वापस लौटा। बाप रे। और इस बार उसने राजपूतों की कमजोरियों का फायदा उठाया। उसने कूटनीति का नाटक करके राजपूतों को बेफिक्र कर दिया। मतलब धोखा दिया? हाँ, उसने तड़के भोर के समय हमला किया, जब राजपूत सो रहे थे या तैयार नहीं थे। राजपूतों के पास धोखा देने या रात में लड़ने का कोई जवाब ही नहीं था। फिर भी युद्ध तो चला होगा ना? हाँ चला, लेकिन गोरी ने पार्थियन शॉट तकनीक का इस्तेमाल किया। ये पार्थियन शॉट क्या होता है? इसमें सैनिक पीछे हटते हुए या भागते हुए अपने घोड़ों से तीर चलाते हैं। अरे! उसने अपनी सेना के 4 हिस्से किए। वो राजपूतों को छकाते रहे, और जब राजपूत सेना पूरी तरह थक चुकी थी, तब गोरी ने अपने 10,000 रिजर्व घुड़सवारों को मैदान में उतार दिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज की सबसे बड़ी कमजोरी उनका आदर्शवाद या शौर्य था, या फिर ये सीधे तौर पर सैन्य रणनीति को न बदल पाने की नाकामी थी? रोका नहीं था, बल्कि रणनीति और अनुकूलन यानी अडेप्टेबिलिटी का था। तुर्कों के लिए युद्ध जीतने का एक साधन था, जबकि राजपूतों के लिए युद्ध खुद में एक आदर्श और सम्मान का प्रतीक था। वो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाए। तराइन के मैदान में हार के बाद की कहानी भी उतनी ही उलझी हुई है जितनी कि स्वयं पृथ्वीराज की जिंदगी। हार के बाद उनका क्या हुआ? पृथ्वीराज रासो की बहुत ही मशहूर कहानी है, मत चूको चौहान वाली। हाँ, वो अंधे तीरंदाज वाली कहानी। बिल्कुल। कहा जाता है कि उन्हें अंधा करके गजनी ले जाया गया, जहां उन्होंने शब्द भेदी बाण से गोरी को मार दिया। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य जैसे हसन निजामी के लेख और सिक्कों के प्रमाण
कुछ और ही कहते हैं। सिक्के? किस तरह के सिक्के? ऐसे सिक्के मिले जिन पर एक तरफ पृथ्वीराज और दूसरी तरफ गौरी का नाम है। अच्छा, इससे पता चलता है कि उन्हें बंदी बनाकर अजमेर ले जाया गया था, जहां गौरी ने उन्हें अपना सामंत बनाकर सत्ता दी थी। बाद में विद्रोह करने के आरोप में उनकी हत्या कर दी गई। और एक बात, उन्हें अक्सर अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हाँ, लेकिन ये उपाधि भी ऐतिहासिक रूप से भ्रामक है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। अच्छा। जबकि उनके बाद भी दक्षिण में विजयनगर और मराठा जैसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य मौजूद थे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतिहास के स्पष्ट प्रमाण होने के बावजूद आज भी लोग अंधे तीरंदाज वाली कहानी पर ही विश्वास करना क्यों पसंद करते हैं? मतलब क्या एक नायक की हार हमें इतनी असहज कर देती है? असल में हार के सदमे से उभरने के लिए समाज को एक ऐसी कहानी की जरूरत थी जिसमें उनका नायक अंततः विजयी होता है। ये एक सांस्कृतिक कॉपिंग मैकेनिज्म था। समझ गया। तो स्रोतों के इस महासागर से ये स्पष्ट होता है कि असली पृथ्वीराज चौहान कोई दोषरहित देवता नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वे एक अत्यधिक साहसी, महत्वाकांक्षी इंसान थे। लेकिन रणनीतिक रूप से चूक करने वाले शासक भी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व में केवल साहस काफी नहीं होता। हाँ, समय के साथ नई तकनीकों और रणनीतियों को अपनाना सबसे जरूरी है। तो श्रोताओं के सोचने के लिए इस चर्चा का अंत एक बिल्कुल नए और उकसाने वाले विचार के साथ करते हैं। जी। जरा सोचिए, अगर राजपूतों ने अपनी पहचान और सम्मान को खोए बिना तुर्कों की तरह घुड़सवार, तीरंदाजी और रणनीतिक लचीलापन अपना लिया होता तो क्या होता? बहुत गहरा सवाल है। क्या आज विश्व का नक्शा बिल्कुल अलग नहीं होता? ये सोचने वाली बात है कि क्या परंपराओं से आंख बंद करके चिपके रहना कभी-कभी विनाश का कारण बन सकता है? इस सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।